है तो कॉज ऑफ डेथ क्या है ना। तो उनमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले जो बता रहा हूँ वो है फॉरेंसिक आइडेंटिटी, यानी व्यक्ति की पहचान करना। और मैं बता दूं आपको, यदि कोई डेड बॉडी पहचान में नहीं आ रही है तो इम्पॉसिबल है कि आप उसके कातिल को पकड़ लो। पहचानना तो पड़ेगा कि यार ये व्यक्ति ये है। फिर उसकी हम कॉल डिटेल निकालेंगे, मोबाइल लोकेशन निकालेंगे, हिस्ट्री निकालेंगे, झगड़े वगड़े निकालेंगे, कौन मार सकता मोटिव निकालेंगे, तब जाके हम उसे कातिल पकड़ सकते हैं। यदि यही नहीं मालूम पड़ रहा कि ये व्यक्ति कौन है तो फिर तो गई बात, है ना। तो फॉरेंसिक आइडेंटिटी दो टाइप की होती है, लिविंग और इन डेड। लिविंग में तो बहुत आसान है, चल तेरा नाम बता, चल तेरा आधार कार्ड बता, चल तेरा वोटर आईडी दे, चल तेरा पैन कार्ड दे, चल तेरा ये बता, है ना, पासपोर्ट बता। तो ये तो लिविंग में आइडेंटिफिकेशन कोई बहुत टफ बात नहीं है। बट समस्या कहाँ आती है, डेड बॉडी में। और डेड बॉडी में अब चूंकि व्यक्ति तो कुछ बोल नहीं सकता, तो हमें उसकी उम्र पता करके, जेंडर पता करके, कोई बॉडी में मार्क्स पता करके, टेटू, कोई मोल है, कोई तिल है, कोई डिफॉर्मिटी है, ये सब पता कर करके हम लोग हाइट, हेल्थ, इन सब से हम फिंगरप्रिंट, डीएनए, इन सब से हम कोशिश कर सकते हैं उस व्यक्ति को पहचानने की। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा आगे समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फोरेंसिक आइडेंटिटी कंप्राइज द मैटर कंसर्निंग द पर्सनल आइडेंटिटी। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान ये रिकॉग्नाइज हो जाए, इट मीन्स कि आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अरे भैया यार ये शर्मा जी है ना, इतनी उम्र है इनकी और ये वहां रहते थे, और ये डेड बॉडी उनकी है। ये आइडेंटिफिकेशन हो चुकी। Identification of a person, alive or dead, is important not only medico-legally but also in day-to-day life for various reasons. हाँ या ना, आपने मोबाइल की सिम ली, आपने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दिया होगा, आधार कार्ड दिया होगा, आपने एडमिशन लिया तो दिया होगा। ढेरों जगह पर आपके आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। जिंदा में भी जरूरी है और मरने में के बाद में तो बहुत जरूरी है ये पहचानना कि ये व्यक्ति मरा कौन है, तभी उसे कातिल को पता पकड़ सकते हैं, नहीं तो उसका कातिल पकड़ में नहीं आ सकता। डेफिनेशन, आइडेंटिटी डिफाइन एज अ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन लाइव और डेड। जिंदा या मरे हुए व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी पहचानना, व्यक्तिगत पहचान करना, उसको सबसे अलग करना कि अरे ये व्यक्ति ये है, ये इसका नाम है, ये उम्र है, ये। तो दैट इज आइडेंटिटी। और टाइप्स, पर पर्पस के आधार पर सिविल और क्रिमिनल आइडेंटिटी होती है, मेडिकल और मेडिको लीगल आइडेंटिटी होती है ना, और भी अलग अलग वेराइटी है। तो हम बात करें सबसे पहले कंप्लीट आइडेंटिटी। ये मिस्टर एक्स वाई जेड, ये है, इनका ये नाम है, ये उम्र है, यहाँ रहते हैं, ये है कंप्लीट आइडेंटिटी। कंप्लीट। एक होती है पार्शियल आइडेंटिटी। अरे यार ये वर्मा जी है या शर्मा जी, इन दोनों में से कोई एक है बस, वर्मा या शर्मा, कोई एक तो है। दैट इज पार्शियल आइडेंटिटी। समझ में आया, ये ऊपर से गई। फिर बता रहा हूं, कंप्लीट, हियर द एग्जैक्ट फिक्सेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ द पर्सन इज पॉसिबल। यदि किसी व्यक्ति की आपने एग्जैक्ट पहचान कर ली, ये फलाना फलाना व्यक्ति है, ये कंप्लीट आइडेंटिटी। और पार्शियल मतलब, भैया आपने तुक्का मार रहे हो कि ये शर्मा है या वर्मा है, यार ये राम श्याम वाम तीन में से कोई एक, तो ये क्या है, पार्शियल। ठीक है। एक होती है लीगल आइडेंटिटी। हियर द एग्जैक्ट फिक्सेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी इज इम्पॉसिबल बिकॉज ही और शी हैज बीन अननोन टू पीपल अराउंड। हमने लाश आइडेंटिफाई करी और कोशिश कर रहे हैं हम पहचानने के, हमने एक दो महीने प्रयास भी करे, और व्यक्ति की डेड बॉडी पहचान में नहीं है, तो फिर हम क्या कर देंगे, नंबर डाल देंगे, है ना, अल्फाबेटिकल नंबर डाल देंगे कि ये लाश नंबर 418 है, ये लाश नंबर 518 है, वॉट एवर। तो ये होती है फॉरेंसिक आइडेंटिटी। फॉरेंसिक, बट बकायदा उसका नंबर होता है, कोड होता है। वो कोड, वो नंबर और किसी में नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में, वो पर्टिकुलर उसकी पहचान है।
लास्ट नंबर ABZ418, ये ऐसा कोड है जो सिर्फ उसी लास्ट संबंधित है और किसी से मैच नहीं करेगा। तो डेड बॉडी जिसको हम एग्जैक्टली नहीं पहचान पा रहे हैं, उनको फिर हमको फॉरेंसिक आइडेंटिटी देना पड़ती है। जैसे जेल में तो ना कैदी नंबर 818 20 420। दैट। चलो, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिविंग is usually done by the police and essential in both civil and as well as criminal cases। चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, भैया टाइम पे आया करो, है ना। तो लिविंग हो या डेड, लिविंग की पहचान पुलिस भी कर सकती है, और ये दोनों में जरूरी, सिविल में भी जरूरी है और क्रिमिनल में तो बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल, एन एब्सकेंट सोल्डर और क्रिमिनल और मेंटली अनसाउंड पर्सन है कोई व्यक्ति, तो एब्सकेंडेड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ असॉल्ट रेप एंड मर्डर, भागा हुआ व्यक्ति क्रिमिनल है या मेंटली व्यक्ति पागल है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने कोई हत्या करी हो, कोई रेप किया हो, तो फिर व्यक्ति की पहचान बहुत जरूरी हो जाती। नहीं पहचान होंगे तो कातिल तक कैसे पहचान। क्लियर। अगला जो महत्वपूर्ण है उस पर आते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेट। यही पूछते भी हैं, 5 से 10 नंबर में यही आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेट इज टफ द वर्क ऑफ पुलिस, इट नीड थॉट, दो द वर्क ऑफ पुलिस इट नीड्स द हेल्प फ्रॉम अ मेडिकल मैन। वैसे तो ये काम जो है वो पुलिस का है, व्यक्ति को पहचानना, लेकिन इसमें डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि डीएनए जो लेना होगा वो डॉक्टर लेगा, पुलिस को नहीं आता। बाकी एंथ्रोपोमेट्री से लेके हर चीज में कहीं ना कहीं जेंडर पता करने में, है ना, एज पता करने में डॉक्टर का रोल होता है, मैं बताने वाला हूँ। तो आइडेंटिफाइंग द विक्टिम ऑफ बर्न, कोई व्यक्ति पूरा जल गया बेचारा, पूरी बॉडी जल गई, अब पता करना कि कौन है तो। या फिर विक्टिम ऑफ एक्सप्लोजन एक्सीडेंट, बम फूट गया और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े परखच चढ़ गए, अब पता करना कि कौन व्यक्ति मरा। हाईली प्यूट्रिफाइड बॉडी, कोई बॉडी जंगल में या कहीं और किसी घर में महीने 2 महीने सड़ रही थी, अब पता करना कि यार ये प्यूट्रिफाइड बॉडी किसकी है। ठीक है। म्यूटिलेटेड केडावर, ये पता करना कि जो बॉडी है कोई बहुत सारे जानवर खा जाते हैं, शत विक्षत हो जाती है उनमें। इन सभी चीजों के अंदर हमें फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो बताता हूँ, एक शब्द जरूर सुन लो आप, एक शब्द 2 नंबर में पूछते हैं, कॉर्पस डेलिक्टी। ये अलग से भी आता है। कॉर्पस डेलिक्टी का मतलब होता है बॉडी ऑफ ऑफेंस। कहीं पर हत्या हुई है तो उसकी जो हत्या वाले समय जो सीन होता है उस पर बॉडी किस तरह से एग्जैक्ट फोटो लेना, वो चौक से पूरा वो कर लेना, मार्क कर लेना, है ना, हर एक वुंड को एग्जामिन करना अच्छे से, कपड़े वपड़े हर चीज, है ना, अंगूठी वंगूठी घड़ी वड़ी व्यवस्थित सबको एग्जामिन करना, और बिना कोई हमारे फिंगरप्रिंट दिए, बिना कोई उसको टच किए चीजों को जो है वो कलेक्ट करना, ये सभी कॉर्पस डेलिक्टी में आता है। इसे बोलते हैं बॉडी ऑफ ऑफेंस। कॉर्पस डेलिक्टी मीन्स एलिमेंट ऑफ एनी प्री डिफाइंड क्रिमिनल ऑफेंसेस सच एज मर्डर। तो कभी कोई मर्डर हो गया किसी का, तो उसकी मर्डर के दौरान बॉडी किस तरह है, जैसी बॉडी उसमें आपको दिख रही है एज इट इज आपको वो एक्सप्लेन करना है और एविडेंस कलेक्ट करना है। तो इसको बोलते हैं कॉर्पस डेलिक्टी। इसी को लोग बोलते हैं इसेंस ऑफ क्राइम, क्योंकि यदि आपने व्यवस्थित बॉडी को एग्जामिन कर लिया थॉरोली तो 80-90% चीजें तो ऐसी सॉल्व हो जाती। जैसे भी सुशांत सिंह पे ये चल रहा है कि यार उसकी बॉडी का वो जो वो था वो अलग था, यहाँ घाव था वो था। तो यदि कोई प्रॉपर बॉडी को एग्जामिन करेगा तो तय कर लेगा वहीं के वहीं बिना पोस्टमार्टम के कि ये हत्या है कि आत्महत्या, है ना। और ये भी लगभग तय कर लेगा बॉडी देख के कि ये सुसाइडल हैंगिंग है कि होमिसाइडल हैंगिंग है, यानी हत्या वाली हैंगिंग है कि आत्महत्या वाली हैंगिंग है। तो बहुत सारी चीजें बॉडी देख के ही समझ सकते हो। तो बॉडी को एग्जामिन करना
ये इसेंस है क्राइम का, ये बिल्कुल सार है। यदि आपने इसको समझ लिया तो आप हत्या तक पहुंच सकते हैं। इसी को ग्रीक में कॉर्पस डेलिक्टी बोलते हैं, लैटिन में सॉरी, कॉर्पस डेलिक्टी। ठीक है, चलो। जैसे एक बुलेट पाई गई क्राइम सीट साइट पर, डेड बॉडी में, पीस ऑफ द ब्रोकन नाइफ पाया गया आसपास या डेड बॉडी के आसपास, और ड्राइंग और फोटोग्राफ ऑफ द डिकीज, फिर वो ये ड्राइंग बना लो या फोटोग्राफ्स कलेक्ट कर लो सारा। कोई फेटल इंजरी हुई उसकी भी फोटो खींच ली, क्योंकि बॉडी सर्च उड़ा गई तो पल्ले नहीं पड़ेगा कि वेपन कौन सा था। तो ये सभी चीजें को व्यवस्थित फोटो वोटो खींच के, सारे मार्किंग करके आपको डेड बॉडी को एग्जामिन करना है, इसे बोलते हैं कॉर्पस डेलिक्ट। ये अलग से 2 से 5 नंबर में आता है। चलो, अब अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, फैक्टर स्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है और ये आइडेंटिटी का सार है। तो स्टार्ट करते हैं। किसी व्यक्ति को पहचानना है, आप लोग म्यूट खोल के बताइए, क्या उसमें उम्र या जेंडर हेल्प कर सकता है क्या? किसी की उम्र पता करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी को, या जेंडर? हाँ है ना? यस। यस सर। कैसे? कैसे? ये पता चल रहा है कि यंग है कि ओल्ड है एज के अनुसार। तो यंग और एडल्ट में आपको मालूम पड़ जाएगा व्यक्ति कौन है। एज से पता चल जाएगा ना, एज से, जो एज होगी, जो उसके कैसे? ओल्ड 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 से मार्क, ओल्ड मार्क जो बन जाएंगे। वैसे स्किन कैसी हो, जो सूखी क्या बोलते हैं, स्किन चेंज हो जाती है ओल्ड एज, एज की skin, वैसे पता कर सकते मैं समझ गया। आप उम्र आइडेंटिफाई कर सकते हो, एज आइडेंटिफाई करके आप कैसे पहचान सकते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ व्यक्ति की। मैंने बोला ये 60 साल की लाश है, 60 साल वाले व्यक्ति की। अब आप बताओ कि वो कैसे पहचान लोगे? 60 साल की व्यक्ति की उम्र मालूम पड़ गई तो पहचान कैसे होगी उसकी? तो बेटा देखो, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो ही समझ में आएगा। कि मान लो एक कार है, एक्सीडेंट हुआ, उस कार में एक 60 साल के बुजुर्ग थे, एक 40 साल, एक 36 साल के महिला पुरुष थे, और एक 5 साल का और एक 6 साल का बच्चे थे। 5 लोग। तो एज से कैसे मालूम पड़ेगा? एज, अरे 60 साल वाले व्यक्ति, अच्छा अच्छा, ये तो भैया दादाजी हैं, ये शर्मा जी हैं, इनके पापा हैं, ये 60 साल वाले, मतलब उम्र देख के हमने डेड बॉडी को पहचाना। ये 40 साल के आसपास लग रहे हैं, पुरुष है। जेंडर, एक 40 साल का पुरुष था और एक 36 साल की महिला थी, तो लगभग उम्र लगभग सेम है। तो फिर जेंडर। फिर 5 और 6 साल का भी एक लड़का लड़की थे, बच्चे थे, तो फिर जेंडर। तो एज और जेंडर से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यदि आपको, मान लो 100 लोगों का एरोप्लेन में क्रैश हो गया, एरोप्लेन, 100 लोग मर गए, उसमें से एक ही व्यक्ति ऐसा था जो 100 साल का था, और एक ही ऐसा व्यक्ति था, बच्चा था, जो 1 महीने का था, तो सटाक से पहचान में आ जाएंगे। आप उम्र पता कर लो 100 साल। अब कैसे उम्र पता करते हो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वो उम्र पता करके आप आइडेंटिफाई करने के क्लू मिल सकते। क्लियर है? और जेंडर से भी पता कर सकते हो। 100 लोग थे, उसमें से मान लो एक ही महिला थी, जो पूरे एरोप्लेन में एक ही महिला थी, जो मतलब महिला थी, स्त्री थी। तो हम पता कर सकते कि यार यार देखो, ये 99 लोगों का जेंडर पुरुष है, ये एक महिला है, तो ये महिला भैया मिसेस दिस दिस दिस। तो दिस इज एज और जेंडर, इनसे हम आइडेंटिफिकेशन को पता कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कर सकते हैं, कर ही लेंगे जरूरी नहीं है। क्यों? एक कार में सभी 50 साल के लोग बैठे थे, सभी पांचों मर गए, अब सभी 50 साल वाले थे, तो कैसे पता करोगे? फिर कुछ और चीजें ढूंढेंगे, देखते हैं। तो एज, उम्र, जेंडर, मेल है कि फीमेल है, उससे भी क्लू मिलता है। फिर कुछ चीजें और होती है। पहला, रेस एंड कम्युनल कैरेक्टर। कोई शुद्ध ब्राह्मण है, चाणक्य जी, तो गंजा होगा, तो चोटी होगी। बोहरा लोग होंगे तो उनकी दाढ़ी होगी। मुस्लिम्स की दाढ़ी थोड़ी अलग होगी, है ना?
मुस्लिम्स जो होते हैं बिल्कुल नमाजी, उनको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। पीछे फोटो दे भी रखी है, आप देख लेना पीडीएफ में, एफएमटी में। तो रेस एंड कम्युनल कैरेक्टर, यानी कि भैया यूरोपियन व्यक्ति अलग पहचान में आ जाएगा, निग्रो अलग आ जाएगा, चिंग चोंग चिंग चाइनीज अलग आ जाएंगे, नेपाली अलग आ जाएंगे, इंडियन अलग आ जाएंगे। तो दीज आर द सम काइंड ऑफ रेशियल कैरेक्टर। इससे फर्क पड़ता है। जैसे 100 लोगों का वही एरोप्लेन था, उसमें से वेस्ट इंडीज वाला एक ही व्यक्ति था, क्रिस गेल, बाकी सब अमेरिकन थे, यूरोपियन थे। तो क्रिस गेल अलग ही पहचान में आ जाए, काला काला सा। तो रेशियल कैरेक्टर हुए। 100 लोग थे, उसमें से एक ही शुद्ध पंडित था, गंजा चोटी वाला, वो 100 वाला अलग ही पहचान में आ जाए। 100 में से एक ही बोहरा जी थे, पहचान में आ जाएंगे। एक ही मुस्लिम था, पहचान में आ जाए। तो दिस इज अ इससे ही फर्क पड़ता है, आइडेंटिफाई करने में आसानी मिलती। फिर अगला है डेक्टाइलोग्राफी। डेक्टाइलोग्राफी मतलब फिंगरप्रिंट, वो जब हम थंब लगाते हैं ना, दैट इज फिंगर प्रिंटिंग, इसे हम डेक्टाइलोग्राफी बोलते हैं। और फिंगरप्रिंट एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन का मेजर है। यदि आपके पास किसी का फिंगरप्रिंट है, पैटर्न, किसी का अंगूठा है, उंगलियां हैं, तो वो यदि व्यक्ति का किसी पे वुंड पे या दरवाजे पे या हथियार पे बेटा मैं डेक्टाइलोग्राफी की बात कर रहा हूँ, तो डेक्टाइलोग्राफी से भी हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति कौन है। फिंगरप्रिंट मैच करना होता है। अभी आप सिम विम लेने जाना नहीं, तो मशीन वाले लगवाएंगे अंगूठा, सटाक से पूरा आपका आधार कार्ड और आधार कार्ड सब आ जाए एक अंगूठे से। डेक्टाइलोग्राफी। ओरोस्कोपी भी होता है, अभी जस्ट हम पढ़ने वाले हैं। फुटप्रिंट, पाँव के। कॉम्प्लेक्शन, जैसे कि भैया यार वो 100 लोग मरे, उसमें से बिल्कुल गोरी, बिल्कुल एक लड़की अलग ही पूरी ऐश्वर्या राय गोरी झनक थी, तो वो पहचान में आ जाएगी। एक अलग ही बिल्कुल काला कालूटा व्यक्ति है, अलग ही पहचान में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स। फीचर, फीचर्स मतलब चेहरे के, अरे यार ये व्यक्ति शाहरुख खान लग रहा है यार, अरे नहीं यार ये तो ऋतिक रोशन लग रहा है यार, ऐसी आंखें, ब्राउन आंखें, ऐसी लाइट, ये वो, या रंडी फुड्डा यहाँ पे ऐसा उसको कोई स्कार मार्क है, आएगा अभी। दे आर द फीचर। लग रहा है यार इसको देख के यार ये तो ये है। हम पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डेड बॉडी को, तो कैसे पहचान करते हैं? फीचर देख के उसको, अरे हाँ यार शक्ल सूरत तो सेम टू सेम उसकी जैसी लग रही है। फीचर। यार अनुपम खेर अलग ही पहचान में आ जाएगा, आया ना गंजा है कि, गांधी जी अलग ही पहचान में आ जाएंगे गंजे। हेयर, ठीक है। स्ट्रेचर बॉडी का। डिफॉर्मिटी, अब जैसे 100 लोग एरोप्लेन में अंदर 100 लोगों की मौत हुई, एक ही व्यक्ति था जिसके उल्टे पाँव में रॉड डली हुई थी। या मैं आपसे एक चीज पूछूं कि ऋतिक रोशन, 100 लोग एरोप्लेन में क्रैश हुए, मर गए, ऋतिक रोशन को आप आइडेंटिफाई कर लोगे? हाँ है ना, बहुत जल्दी, बताओ यस सर, कर लेंगे कर सर। लेंगे। 6 उंगलियां, कैसे? 6 उंगलियां है ना। कैसे? डिफॉर्मिटी, है ना। तो दे आर द डिफॉर्मिटी। कोई लंगड़ा है, पहचान में आ जाएगा। किसी की उंगली नहीं है, किसी की 6 उंगलियां हैं, कोई अंधा है ना, कोई क्या, डिफॉर्मिटी। किसी के दांत नहीं है। टेटू मार्क्स, 100 लोग एरोप्लेन में क्रैश हुए, सैफ अली खान पहचान में आ जाएगा? आ जाएगा Yes. सर, आ जाएगा। कैसे? उसने करीना लिखवा रखा है ना सर हाथ पे। करीना पहचान लो क्या? और भी दूसरों ने बहुत सारा लिखवा रखा है, मुझे इतना नहीं मालूम। बट यदि करीना हाथ में देखेंगे, सीधे हाथ में, तो 100 में से एक ही व्यक्ति के हाथ में करीना लिखा होगा, तो सैफ अली खान है। और भी ढेर सारी चीजें होते हैं। मैं जानता हूँ, मुझे बहुत छोटा था तब मुझे याद है कि हमारे यहाँ गोक्षी वोक्षी में मेले लगते थे, तो लोग स्पेशली आदिवासी लोग और सभी लोग अपने नाम गुदवा लेते थे। और अनपढ़ होते थे तो कुछ भी पूछोगे नाम क्या है तुम्हारा, तो दिखा देते कि भैया ये नाम है, पढ़ लो। तो हेडेक खत्म, नाम लिखने का भी, है ना। या कुछ लोग टेटू में अपना बिलआउट वन का नाम लिख लेते, करीना का, या और कुछ अपना पत्नी का नाम लिखवा लेते हैं, फिर लगता नहीं था कोई होगा, प्रेमिका वगैरह का नाम लिखवा लेते।
या खुद का नाम, या फिर ओम लिखवा लिया, रिलीजन समझ में आ रहा है, कोई ने क्रिश्चियन का क्रॉस बनवा रखा है, कोई ने अरेबिक या उर्दू में कुछ लिखवा रखा है, तो इनसे भी हमको क्लू मिलते हैं। टेटू मार्क, स्कार है ना, यहाँ पे मोल है, स्कार है, रंडी हुड्डा, या फिर मुझे भी ये देखो ये रहा स्कार, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ऑक्यूपेशनल स्टिग्मा भी होते हैं, कुछ लोग नहीं होते उसे ठप्पा लगा देते हैं, जाओ तुम हमारे एक्स गैंग में हो, तुम रीगल गैंग में हो, ईगल गैंग में हो, होता है कि नहीं ऐसा? ये जो क्रिमिनल्स की गैंग होती है ना, उनमें देखने से। फिर एंथ्रोपोमेट्री, हाइट हेल्थ से पहचान कर लोगे, हाइट हेल्थ से मालूम पड़ता है व्यक्ति का आइडेंटिफाई होता है, हाँ या ना? यस बिल्कुल होगा सर। 100 लोग मरे फिर एरोप्लेन में, खाली साहब को मैंने एक झटके में पहचान लिया, एक झटके। 8.25 फीट का वो एक ही व्यक्ति था अलग। तो दिस इज एंथ्रोपोमेट्री। सुपर इम्पोजिशन भी होते हैं, कुछ और भी है। तो ये फैक्टर हैं जिसको जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले एज, देखो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, इसमें बहुत डीप में दे रखा है, हमें इतना आता नहीं है, और ना हमें कभी फोरेंसिक का ये वाला हिस्सा आप कभी क्लिनिक में अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास जिंदा मरीज आएंगे, तो आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि यार लो डॉक्टर साहब देख के आओ यार जरा डेड बॉडी किसकी है। बीइंग होम्योपैथ हम ये कभी नहीं करेंगे, तो मैं इसलिए आपको जो जो आता है एग्जाम में वही पढ़ा रहा हूँ। एज एंड आइडेंटिटी, एज ऑफ अ पर्सन इज एसेंशियल फैक्टर इन establishing the personal identity and it can be determining the following factor। एक तो दांतों के पैटर्न से मालूम पड़ता है, एक होता है एंगल ऑफ मैंडिबल, उससे मालूम पड़ता है, हाइट वेट से, ओसिफिकेशन ऑफ बोन से, इन सब से हम लोगों को क्या आइडिया लगता है कि इस व्यक्ति की उम्र क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं टिथ की, इसको हम फोरेंसिक ऑडोंटोलॉजी बोलते हैं। फोरेंसिक ऑडोंटोलॉजी, दांतों के पैटर्न को देख के, दांतों का स्टाइल समझ के, उसकी उम्र को समझ के व्यक्ति की उम्र पहचानना, और व्यक्ति की उम्र पहचान के व्यक्ति को पहचानना, इसे हम बोलते हैं फोरेंसिक ऑडोंटोलॉजी। फोरेंसिक डेंटिस्ट्री, क्लियर है? और ये अभी दिन पर दिन बहुत बहुत ज्यादा एडवांस होता जा रहा है। तो दांतों का इरप्ट होने का एक समय होता है, अरे दूध के दांत इतने महीने में टूट जाते हैं, परमानेंट टूथ अब आते हैं, परमानेंट टूथ तब तक रहते हैं, 26 रहते हैं इस उम्र तक, 28 होते हैं उस उम्र तक, 32 आ जाते हैं, अक्कल दाढ़ आ जाती है तो इस उम्र तक। तो ये पैटर्न देखते हैं, देखो 4 इंसिजर ऊपर नीचे, 2 केनाइन ऊपर नीचे, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर, ये सारे एक जबड़े में 16 दांत होते हैं, दोनों में 32, और इन सब का अपना अपना एक समय होता है, ठीक है। और उनमें भी उसके जो कैल्शियम का है, इनेमल का पैटर्न है, इसका भी एक तरीका होता है कि इस उम्र में इतना इनेमल होगा, इस उम्र के अंदर इतना वो होगा, डेंटाइन होगा, इन सब से भी हम एज पता कर सकते हैं, ठीक है। तो दांतों में देखो लिखा भी है, डिग्री एंड एक्सटेंट ऑफ कैल्सिफिकेशन ऑफ द रूट ऑफ टीथ, दांतों की जो जड़ें हैं उसमें कितना कैल्सिफिकेशन हो चुका है, कितना डीप कैल्सिफिकेशन हो चुका है, ये भी उम्र डिसाइड कर सकती है। एट्रिशन ऑफ टीथ, यानी वियरिंग ऑफ टीथ ऑन द ग्राइंडिंग सरफेस बिकम मच स्मॉलर, छोड़ो ओल्ड एज में दांतों का खत्म हो जाना, नकली बत्ती लगाना, इन सब से भी उम्र पता लगती है, क्लियर है? चलो, एक फार्मूला होता है, शायद ये एनआरएचएम में पूछा भी गया था, इसे गस्टफ्सन मेथड बोलते हैं, गस्टफ्सन फार्मूला, ठीक है, जो दांतों के फिजियोलॉजी चेंजेस के आधार पर उम्र पता करने में काम आता है, इसे गस्टफ्सन फार्मूला बोलते हैं। ये 2 नंबर में अलग से भी पूछा जाता है, 2 नंबर में अलग से भी पूछते हैं, गस्टफ्सन मेथड। तो ये मेथड बता दूं, दांतों की फिजियोलॉजिकल पैटर्न देख के व्यक्ति की उम्र पता करना, इसे हम गस्टफ्सन फार्मूला बोलते हैं, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेंट्रल इंसिजर टेम्पररी 6 से 8 महीने में आ जाते हैं, परमानेंट 7 से 8 साल लगते हैं। लेटरल इंसिजर परमानेंट 7 से 9 साल में,
कैनाइन 11 से 12, फर्स्ट प्रीमोलर 9 से 11, सेकंड प्रीमोलर 10 से 12। तो ये बहुत सारी, फर्स्ट मोलर 6 से 7। ये दांतों का पैटर्न है जो अलग अलग उम्र में आते हैं। इस फार्मूले को गस्टसन फार्मूला बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी उम्र पता करने में काम आता है। दूसरा है, मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा डीप में आपको, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और वो सभी अलग अलग उम्र में ऑसिफाइड होती है। प्राइमरी ऑसिफिकेशन, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से हम हड्डियों को देख के भी उम्र पता कर सकते। कुछ चीजें और होती है, जैसे डिसअपीयरेंस ऑफ द स्कल सूचर। याद है फोंटानेल और सूचर के बीचों बीच वाला सेजाइटल सूचर, कोरोनल, लैम्बडा सूचर। ये 60 साल की उम्र के बाद में सारे सूचर्स डिसअपियर हो जाते हैं। एट्रिशन और फॉल ऑफ टीथ 50 ईयर के बाद हो जाता है। जिफाइड प्रोसेस बॉडी ऑफ स्टर्नम से 40 साल के बाद फ्यूज हो जाता है। लंबर वर्टिब्रा में लाइटनिंग चालू हो जाती है, घिसने लग जाती है 40 साल के बाद। तो ये सब पता करके आप उम्र पता कर सकते हो। क्लियर है? ध्यान रखना। हाइट बन के लेजर कार्बोनो ग्रेटर कार्बोनो से फ्यूज हो जाते हैं 40-60 साल की उम्र में। ठीक है? तो और भी ये सारी चीजें हैं, ऑसिफिकेशन है, जिससे हम अलग अलग उम्र पता कर सकते हैं। ठीक है? तो उम्र पता करने का एक और स्टेप, हाइट और वेट से पता कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से हाइट भी रहती है, आप सब जानते हो। क्या अच्छा तू 20 साल का है तो तेरी ये हाइट होना चाहिए, वजन होना चाहिए। इसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स पता होगा या निकाल लोगे तो उम्र पता कर सकते हो कि यार भैया देखो इसका 70 किलो वजन है, 5.25 फीट हाइट है, यार इसकी उम्र 30 साल 32 साल होगी। बॉडी मास BMI देख के लग रहा है। तो या तो बॉडी मास इंडेक्स देख के उम्र पता कर सकते हो, या उम्र किसी की 30 साल है तो उसका बॉडी मास इंडेक्स 26-27 होना चाहिए। तो उसके हिसाब से 65 किलो से कम उसका वजन होना चाहिए, हाइट 5.5-6 फीट होना चाहिए। ये इस उम्र में ये बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। हालांकि बॉडी मास इंडेक्स ओबेसिटी वगैरह देखने में ज़्यादा काम आता है, लेकिन फिर भी ये पता कर सकते। फिर मैंने बताया भी था कि मैंडिबल के पैटर्न देख के भी आप, ये एंगल ऑफ मैंडिबल जो है, ये एंगल ऑफ मैंडिबल हमारी उम्र के साथ में धीरे धीरे चेंज होते रहता है। इससे भी हम क्या पता कर सकते हैं? उम्र। प्यूबिक और एक्सिलरी ग्रोथ करके, डेवलप करके, समझ के, ब्रेस्ट चेंजेस वगैरह करके, देख के, समझ के भी हम पता कर सकते हैं इस व्यक्ति की टेंटेटिव उम्र क्या होगी। क्या ये जवान हो गया है कि नहीं हुआ है, या बिफोर प्यूबर्टी वाला व्यक्ति है। तो प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, इन सब से भी हम उम्र पता कर सकते हैं। हेयर ऑफ फेस, ब्रेस्ट डेवलप कर देख के, वॉइस यदि जिंदा है तो। ठीक है? ये सभी चीजें, कैटरेक्ट, आंखों में मोतियाबिंद है तो पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की उम्र क्या होगी। तो ये पूरा एक सेक्शन था जो उम्र डिसाइड करता है, उम्र। और उम्र डिसाइड करके हम उम्र डिसाइड करके हम व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते। तो एक हिस्सा खत्म हुआ। अब इसी में एक अलग से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 5 से 10 नंबर में, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि या तो ये क्वेश्चन इस नाम से भी आता है, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ एज। यानी उम्र पता करके आप कानून में क्या चीजें कर सकते हो। आपको क्या लगता है, हर व्यक्ति की कानून, उम्र, सबकी सजा एक जैसी है क्या? क्या लगता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं है। बच्चों के लिए अलग कानून है। इवन जैसे आपने किसी का अपहरण कर लिया तो माइनर है तो अलग सजा है ना। वो मेजर है यानी कि वो नाबालिग है, अलग सजा। बालिग है, अलग सजा। शादी कर ली आपने किसी से, नाबालिग है तो शादी अमान्य हो जाएगी, और बालिग है तो फिर समझ सकते हैं वैध हो जाएगी वो। ढेर चीजें हैं, रेप एंड ऑल। इन सब में हमें उम्र का बहुत ज्यादा पता होना बहुत जरूरी है। अभी निर्भया जिसका रेप हुआ था, तो उनका एक, जो बाकी सबको तो फांसी लगा दी, एक भाई बच गया क्योंकि वो कुछ चंद दिनों छोटा था 18 साल उम्र होने से, तो उसको बाल सुधार गृह केंद्र में भेजा गया है।
साला रेपिस्ट को भी ऐसा कर दोगे तो हो गया फिर तो। बट क्या करें, हमारा कानून ऐसा है। हालांकि इसमें संशोधन कर दिया गया अब, रेप मतलब रेप, सजा हो सकती है फांसी तक, उम्र चाहे कुछ भी हो। तो जैसे 10 साल के बच्चे से गोली चल गई और कोई व्यक्ति की मर्डर हो गया, मर गया, क्या लगता है सजा होगी उस 10 साल के बच्चे को? क्या सोचते हो आप, होगी? नहीं सर। नहीं नहीं होगी। होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो पढ़ते हैं मेडिको लीगल इंपोर्टेंस ऑफ एज। मेडिको लीगल इंपोर्टेंस ऑफ एज आर मल्टीफैक्टेड, बिल्कुल सही बात है, सबके अलग अलग फैक्टर से बताऊंगा। तो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं। इन लॉ द क्राइम एंड पनिशमेंट इज एंटायरली बेस्ड ऑन द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मर्डर ही है, बट वो छोटे बच्चे से हुआ 10 साल के, कोई सजा नहीं है। वो 16 साल से ज्यादा बड़ा व्यक्ति है, सजा है। तो रेप हुआ है, नाबालिग से रेप हुआ है, सजा नहीं है। बालिग से रेप हुआ, सजा। बस बुखार तो नहीं है। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इन द लॉ द क्राइम एंड पनिशमेंट इज एंटायरली बेस्ड ऑन क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इन टर्न इज डिपेंडेंट ऑन एज ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल सही बात। उम्र पे डिपेंड करेगा कि उसको सजा क्या होगी, ठीक है। तो अब कुछ धाराएं हैं आपको। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल पिनल कोड सीआरपीसी, ये ही है हमारे देश का कानून। और वो मालूम तब पड़ता है जब धाराएं लगती है। ये धारा, वो धारा, ये धाराएं अपने को बदले नहीं पड़ती। जब पुलिस लगाती ना, तो बेलेबल क्राइम, नॉन बेलेबल क्राइम तक हो जाता है। ये धाराएं बहुत खतरनाक चीज है। बताता हूँ, एक धारा है 82 आईपीसी। अंडर द सेक्शन 82 आईपीसी 82, लॉ प्रिज्यूम दैट अ चाइल्ड बिलो द 7 ईयर इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग एनी क्राइम। तो धारा 82 बोलती है भारत देश की कि 7 साल से छोटा बच्चा कोई भी जुर्म नहीं कर सकता। हुआ भी है तो वो इनोसेंट है, उसने वो जुर्म नहीं किया होगा। क्योंकि हमारे देश में जुर्म का इंटेंशन मायने रखता है। आपने मूवी देखी होगी रुस्तम, उसमें अक्षय कुमार खुद बोलता है कि मैंने गोली मार दी इसको और ये मर गया, लेकिन इंटेंशन उसने सेल्फ डिफेंस बता दिया अपना, कि मैंने, ये मुझे मार रहा था, मैंने मेरा बचाव किया, मार दिया इसको। तो इंटेंशन मायने रखता है। अब 7 साल का बच्चा जिसको अभी मम्मी पापा सही ढंग से बोलने लगा है, KG1 KG2 में जा रहा है, किसका मर्डर कर देगा वो? इम्पॉसिबल है। तो एक चीज। दूसरा, अंडर 83 आईपीसी 83, children between the age of 7 and 10 years will be held responsible for offences charged if the trying court is satisfied that they have attained sufficient degree of maturity of understanding। 7 साल से ज्यादा बड़ा बच्चा और 12 साल से कम, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है कि यदि जज को लग रहा है कि यार नहीं, यार ये बच्चा भले ही 10 साल का है, साला 8 साल का है, लेकिन बहुत मेंटली मेच्योर है, उसकी बातें सुन के लग रहा है कि भैया ये तो मर्डर कर सकता है, तो सजा हो सकती है। हालांकि सजा मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि उसको एडल्ट जैसी होगी, बासुधा ग्रह वगैरह, जो भी बासुधा ग्रह वगैरह है उसमें डालेंगे, बट एडल्ट जैसी सजा नहीं होगी जो कैद वेद कर देंगे, फांसी लगा देंगे। ये 83 आईपीसी बोलती है। फिर आईपीसी 127 से आईपीसी 130 में लिखा है इंडियन रेलवे एक्ट। उसमें लिखा है चाइल्ड इवन अंडर द एज ऑफ 7 ईयर आर हेल्ड लायबल फॉर पनिशमेंट। तो रेलवे का अलग ही कानून है। वो तो बोलते हैं कि ऐसी की तैसी 7 साल से छोटा बच्चा है, 6.5 साल का, 6.25 साल का, और वो रेलवे में चोरी वोरी कर ले तो उसे सजा होगी। रेलवे का अलग कानून है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि 16 साल तक के बच्चों को जुवेनाइल ऑफेंडर बोलते हैं और उनकी सजाएं अलग होती है, उनको एडल्ट की तरह सजा नहीं मिलती। अब एक बात है इन्फेंटिसाइड। 1 साल तक के बच्चे से छोटा बच्चा है यदि, तो उसकी मौत होगी तो उसको हम बोलेंगे इन्फेंटिसाइड। मैरिज, एनी मैट्रिमोनियल अलायंस
entered into the boy below 21 year and girl below the 18 year will be ineligible. यदि शादी की बात करेंगे तो लड़की 18 साल से बड़ी होना चाहिए और लड़का 21 साल से बड़ा होना चाहिए, तभी वो शादी वैलिड है, अदरवाइज वो शादी क्या हो जाएगी, इनवैलिड। भले ही दोनों में कर ली हो, पूरे गांव को आपने जिमा दिया हो, बुफे दे दिया हो, शादी मान्य नहीं होगी, है ना। वो उसको बोलते ना बाल विवाह, तो बाल विवाह मान्य नहीं। किडनैपिंग, टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्टिंग अ माइनर फ्रॉम अ लॉफुल गार्जियनशिप, द एज शुड बी बिलो 16 ईयर ऑफ एज बॉय एंड बिलो 18 ईयर ऑफ गर्ल। तो ये बोला है किडनैपिंग, यदि 18 साल से छोटी लड़की है उसको आप भगा के ले गए, 16 साल से छोटा लड़का है उसको आपने उठा लिया, ये किडनैपिंग है। और उम्र के हिसाब से इनकी भी सजाएं अलग अलग है। बालिग को उठाया तो सजा अलग है, नाबालिग को उठाया सजा अलग है। रेप, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन अ गर्ल बिलो 16 ईयर, भले कंसेंट हो ना हो, रेप है। पूरा रेप एक अलग से 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं डिफाइन करूंगा, पीछे आएगा। बट 16 साल से छोटी उम्र की लड़की, चाहे वो अपनी पत्नी भी क्यों ना हो, वो रेप होगा, क्योंकि 16 साल से छोटी उम्र की शादी वैलिड ही नहीं है। तुम बोलो अरे मैंने शादी करी, देखो ये फोटो है ना, अरे कहीं मतलब नहीं, फोटो वोटो फोटो खींच देगी पुलिस, क्योंकि शादी हुई ही नहीं भैया। वो तो 16 साल से छोटी उम्र की कहीं शादी हो गई। 18 साल से छोटी लड़की की शादी, 21 साल से छोटी लड़की की शादी, पर 18 से कम उम्र की शादी जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच्योरिटी, हमारे देश में मानते हैं कि 18 साल से ज्यादा उम्र होने पर मैच्योरिटी आती है। तो 18 साल से छोटा व्यक्ति माइनर कहलाता है, नाबालिग। 18 साल से बड़ा व्यक्ति बालिग कहलाता है। वो वोट दे सकता है, वो अपनी इंडिविजुअल विल लिख सकता है, वो अपने सारे बड़े फैसले ले सकता है। इवन डॉक्टरी में कंसेंट भी देना हो गया, 18 साल से बड़ा हो गया तो खुद कंसेंट दे सकता है। और उससे पहले है तो फिर कंसेंट माता पिता को देना पड़ेगा। ठीक है, चलो टेस्टिमोनी छोड़ दो। एज एंड चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, 14 साल से छोटे व्यक्ति कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, वो बाल श्रमिक है, प्रतिबंधित है हमारे देश में। एज एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मिनिमम एज लिमिट फॉर एंटरिंग द गवर्नमेंट सर्विसेज 25 ईयर। 25 साल से छोटे उम्र के व्यक्ति को हमारे देश की सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है। और मैक्सिमम 55 साल तक, 58 साल रिटायरमेंट है, अब 60-62 कर दी। इससे ज्यादा और बहुत सारी जो वो आती है जॉब्स, उसमें रहती है कि 35 से ज्यादा वो लोग फॉर्म न भरें, वो बहुत सारे अलग अलग नॉर्म्स भी है। तो एज का बहुत महत्व है, जबरदस्त। क्लियर है? चलो, तो मुझे लगता है आज इतना ही, है ना, गला थोड़ा खराब है। कल हम पढ़ेंगे, अब इंटरेस्टिंग चीज चालू होगी, टैटू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बहुत अच्छी अच्छी चीजें चालू होगी, कल पढ़ेंगे, है ना। गुरुवार को टेस्ट होगा, ध्यान रखना, ज्यूरिस का। ज्यूरिस, एग्जिट हो जाओ।